बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Characteristics of covalent bonding. These are the characteristics of covalent bonding. These have nothing to do with ionic bonding. ये hybridization, bond order, bond length, bond energy, polarity, etc. All these are related to which bonding? Covalent. Shape, molecule का शक्ल कैसा होगा, bond angle कितना होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, बॉन्ड एनर्जी कितनी, बॉन्ड लेंथ कितना, all these are related to covalent bonding, has nothing to do with ionic bonding. Bond length. Distance between two atoms at which their potential energy is minimum. The bond length depends on bond order, and bond polarity. और इन दोनों के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, दोनों के साथ। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? दो एटम के बीच बॉन्ड की तादाद को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन आयोडीन, ये कार्बन ब्रोमीन, ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन फ्लोरीन। ऊपर बॉन्ड ऑर्डर और नीचे पोलैरिटी। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, टेल मी व्हाट ट्रेंड विल बी ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना छोटा होगा, और इसका प्रूफ है, सबूत ये है। यानी ऐसा क्यों है, क्यों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है? तो देखो, इसकी वजह ये है, दिस इज हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियाई है 37 पिकोमीटर। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। इसका एटॉमिक रेडियाई है 99 पिकोमीटर। इन दोनों को मिलाएं, HCl बनाएं, HCl। दिस इज HCl। बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 37 प्लस 99, टेल मी। लेकिन एक्चुअली ये है 127 पिकोमीटर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, इतनी होनी चाहिए, पर इस कैलकुलेटेड से कम है, और इसकी वजह है बॉन्ड पोलैरिटी। ये बॉन्ड पोलर हैं, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं,
तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये हाइड्रोजन को खींचता है। द क्लोरीन श्रिंक द हाइड्रोजन, इसे खींचता है, इसके साइज को रिड्यूस करता है। अब इस खींचने की पावर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। गॉट इट? अगर हम दो एटम को उनके नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा करीब लाएंगे, if two atoms are brought closer than their normal bond length, potential energy will increase and bond will disturb. देखो, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर आप ये करते हो कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इस 127 पिकोमीटर से भी ज्यादा करीब लाते हो, तो फिर इन दो एटम के स्टेबिलिटी मुतासिर होगी। दैट विल अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, द बॉन्ड विल गेट डिस्टर्ब, द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। दो एटम तब स्टेबल होते हैं ज्यादा जब वो एक दूसरे से खास फासले पे हो। डू यू गेट दिस? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फोर्सेस होते हैं? दो। One is attractive, the other is repulsive forces. Attractive forces dominant होते हैं compared to repulsive forces. कैसे? इसी HCl को ले ले, ये वो बांड का मतलब है a pair of electron, जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्लोरीन का। रिपल्सिव फोर्सेस दो हैं, कौन कौन से? इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दीज आर द टू रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट इन एनी बॉन्ड। जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने होते हैं? चार। कौन से? इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यूं अट्रैक्टिव फोर्सेस हुए चार और रिपल्सिव फोर्सेस हुए दो, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन ये बात तब ट्रू होगी जब ये दो एक खास फासले पे मौजूद हो। दो एटम दूर हो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मींस मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। बहुत करीब हो, बहुत, फिर भी अनस्टेबिलिटी मींस पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। एक खास फासले पे हो स्टेबल मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। उस फासले को हमने क्या नाम देना है? बॉन्ड लेंथ। ग्राफिकली यू रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। IED स्टैंड्स फॉर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। दो एटम इस फासले पे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फासला ज्यादा है। ये देखो, यहां से लेकर यहां तक फासला है। अब इनको अगर मैं करीब लाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, कम, और एक खास डिस्टेंस के बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एट विच पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यहां पे है ना, तो इस जगह पे बॉन्ड बना है, इस वाले जगह को कहोगे बॉन्ड लेंथ,
What we will call to this yellow line? बॉन्ड लाइन। ये वो जगह हैं, ये वो डिस्टेंस हैं दो एटम के बीच जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और बॉन्ड लेंथ कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? दो। वन इज बॉन्ड ऑर्डर, अदर इज पोलर। दोनों के साथ कौन सा इनवर्स है? Second is bond energy. Always measured in gaseous state. देखिए, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, whatever is the property for a molecule, it is measured in gaseous state. अगर सॉलिड है तो पहले उसे गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस के लिए मेजर की जाती है। What is bond energy? Energy required to break 1 mole of gaseous molecule into atoms, और इनके यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल। मेजर्ड इन विच यूनिट? किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन, और इसे आप एनर्जी दे दे कि ये टूट जाए। जो एनर्जी हम देते हैं वो है 436 किलो जूल पर मोल। Bond energy also depends directly on bond order and polarity। इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, किसको तोड़वाना मुश्किल है? दिस इज CI, दिस इज CBr, CCl, CF। जितना ज्यादा पोलर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड होगा ये। बॉन्ड एनर्जी reactivity is inversely proportional to bond energy। इनमें बताओ which one is more reactive? Which one is more reactive? Alkane, alkene, alkyne? वेरी गुड। देखो, अगर आपने बाण तोड़वाने हो, बाण, तो फिर तो ये जल्दी टूटेगा। दिस वन विल। हम कहते हैं अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, टूवर्ड्स। अगर आपने सिर्फ पाए बाण तोड़वाना हो, साथ में सिग्मा नहीं, ओनली पाए बाण, जब अल्कीन रिएक्शन करते हैं तो कौन सा बाण टूटता है? पाए बाण टूट के सिंगल बाण बन जाता है, तो उसमें तो पाए बाण टूटता है। दैट्स वाई हम कहते हैं अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। लेकिन जुमला पूरा नहीं पढ़ते, जुमला पूरा पढ़ोगे, द सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट।
Alkenes are more reactive towards addition reaction. समझ आ गई ना? अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करने हो सब्स्टिट्यूशन, तो फिर ये अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। एडिशन की जानिब ये, सब्स्टिट्यूशन की जानिब ये इसमें तो सिरे से सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है। तो जिस मालिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव। HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI तीनों में ज्यादा रिएक्टिव HI। बॉन्ड कम पोलर ज्यादा रिएक्टिव। बॉन्ड जितना कम पोलर होगा उतना जल्दी टूटेगा, आसानी के साथ टूटेगा। Consider this question. Bond energy for hydrogen is 436 kilojoule per mole. Energy per molecule will be how much? एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होगी? एनर्जी पर मॉलिक्यूल यू कैलकुलेट करोगे। एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 436 किलो जूल ना? तो एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये जब ये ऊपर चला जाएगा, ये जब डिवाइड होगा तो तकरीबन इतना पर मॉलिक्यूल। और अगर पूछा जाए एनर्जी पर एटम कितनी होगी, इतनी एनर्जी कितने एटम्स को मिलेगी? 2। तो इसे अगेन 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट एनर्जी पर एटम। ये जो एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल के लिए दरकार है, और एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? 2। तो अगेन इसे 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट एनर्जी पर एटम। Partial ionic character of covalent bond. Covalent bond between two same atoms, दो एक जैसे एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, इसका नॉन पोलर, अ ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड between two different atoms, polar, जैसे कि HCl हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। ये कोवेलेंट बॉन्ड, पर इसमें मामूली सा यानी पार्शियल कैरेक्टर आया। किसका? मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग को कॉपी कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और किसकी कॉपी कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड को कॉपी कर रहा है। देसी अंग्रेज
समझ आ गए ना? हमारा एक दोस्त था, व्हेन वी वर ग्रेजुएटिंग, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर कर रहा था। समीम जान नाम था उसका। लोग आते थे तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता था, यू साइमन जॉन। तो ये है कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। पर किसकी कॉपी कर रहा है? दिखा रहा है कि मैं अयानिक हूं। तो जब भी दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, जब भी दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड विल शो itself like an ionic bond. This is called, इसे क्या कहते हैं? पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये पूरा नाम। आम जुबान में हम इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे आम जुबान में क्या कहा जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब असल बात, bonds in a molecule, bonds in a molecule may be polar, but molecule as a whole may not be necessarily polar. दो बातें हैं, दो चीजें हैं। वन इज बॉन्ड पोलैरिटी, अदर इज मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है। CCl4 में हर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। BF3 में हर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड पोलर है। लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल जिनके मैंने नाम बताए, ये एज अ होल नॉन पोलर है। तो दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड देखे, इज दिस पोलर? बिल्कुल। क्या ये भी पोलर हैं? बिल्कुल, ये भी पोलर, ये भी पोलर, दोनों पोलर। क्या कार्बन डाइऑक्साइड पोलर हैं? अब असल सवाल ये है, तो हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी को कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए डीबाय ने मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की, जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीक अल्फाबेट। इसे क्या कहते हैं? हाँ, म्यू, बिल्ली वाला म्यू। म्यू एक है न्यू फ्रीक्वेंसी, दिस इज म्यू। अच्छा, व्हाट इज दिस डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ढेर सारे काम कर सकते हैं, पर इसका प्राइमरी काम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी मालूम करो। व्हाट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी? जैसे आप लोग, योर प्राइम ड्यूटी इज टू स्टडी, लेकिन स्टडी के अलावा आप घर में और भी ढेर सारे काम करते हो। भाई बहन को स्कूल छोड़ के आना, मार्केट से, शॉप से वो ग्रोसरी लेके आना, बिजली का बिल जमा, और भी ढेर सारा। तो ये डाइपोल मोमेंट भी ढेर सारे पर्पस के लिए यूज होता है। बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज टू फाइंड बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड पोलैरिटी तो हमें डायरेक्टली मालूम होती है। वो तो दो मुख्तलिफ एटम होंगे, बॉन्ड विल बी पोलर। ओके, व्हाट इज दिस डाइपोल मोमेंट?
It is the turning of a dipole. Dipole means polar molecule in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल का रोटेट हो जाना, यूं मुड़ जाना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल का मुड़ जाना कहलाता है डाइपोल मोमेंट. मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट, this is a polar molecule. Consider HCl. पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव. ये चार्ज और ये इन दो चार्ज के बीच डिस्टेंस. इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वाला चार्ज कंसिडर करना है और इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कंसिडर करना है. और इसका जो SI यूनिट होगा दैट विल बी कूलम मीटर. SI यूनिट इज कूलम मीटर. कॉमनली यूज्ड यूनिट है D/. 1 D/, इज इक्वल टू 3.3 10⁻³ कूलम मीटर. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. It is represented by an arrow having a cross tail. इसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से और डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल. अच्छा देखो, वी नो द बॉन्ड लेंथ. यहां देखना, वी नो द बॉन्ड लेंथ फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल. और ये चार्ज हमने कितना कंसिडर किया हुआ है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज. इससे जो डाइपोल मोमेंट आपके पास आएगा वो कहलाता है कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट. क्या कहोगे उसे? लेकिन हम ये एट द सेम टाइम जानते हैं कि ये जो चार्ज है, क्या ये पूरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है? नो. ज्यादा या कम? कम. पर मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते. दस से मुमदा से युबलम. This is suppose HCl molecule, हाइड्रोजन क्लोरीन. इसके ऊपर चार्ज हमने कितना कंसिडर किया है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम. पर हम ये जानते हैं कि ये चार्ज इतना तो नहीं है, ये तो पार्शियल चार्ज है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते. ये आपने पढ़ा होगा, चार्ज इज क्वांटाइज एंड द मिनिमम चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. पर ये वाला चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम है, हम मेजर नहीं कर सकते. दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम. तो D/, ने कहा नथिंग टू वरीड अबाउट. सपोज ये चार्ज है 0.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हाउ मच? फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चार्ज. इतना है ना. तो D/, ने कहा ऐसे करें, ये 0.4 तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसे करें कि मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाएं. मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया. अब चार्ज कितना बना ऑन दिस साइड? मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया. 1.2 ना. मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया. अब गिन लो 1.6 हुआ कि नहीं? 4 मॉलिक्यूल मिलके कितना चार्ज जनरेट करवा रहे हैं?
द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। तो जब मुझे मालिक्यूल की तादाद से पता चला कि इतने मालिक्यूल के ऊपर जो चार्ज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हैं, तो ये दूसरा में इस एक पे कितना चार्ज होगा ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका किसने डिजाइन करवाया? डीबाय ने। और ये जहां पे किया जाता है वो है एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे चार्ज किया जाता है, जैसे आप अपने सेल फोन को चार्ज करते हो इसी तरह ये बैटरी भी चार्ज की जाती है। एक मॉलिक्यूल रखा गया तो कुछ नहीं हुआ, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां, दूसरा रखा गया, तीसरा रखा गया, जो ही चौथा मॉलिक्यूल रखा गया ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव कैंसिल। कितने मॉलिक्यूल के चार्ज से एक नेगेटिव उड़ा? 4 से। सो वी गेट द चार्ज ऑन दिस वन मॉलिक्यूल। हाउ मच इज दिस चार्ज? 0.4 into 10 power minus 19 कूल। अब mu will be equal to charge into distance। वो ऊपर वाला चार्ज जो था that was imaginary charge, हमने सपोज किया था ये एक while this charge is the actual charge कि ये कितना पार्शल है। इससे जब आप म्यू कैलकुलेट करोगे उस म्यू को कहोगे ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। क्या कहोगे? ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और मैयड डाइपोल मोमेंट। और ये क्या था? क्या फर्क है दोनों में? फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक केस में हमने सपोज किया था बड़ा चार्ज, जबकि दूसरे केस में हमने एक्चुअल चार्ज लिया। किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? कैलकुलेटेड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी ऑब्जर्व। क्यों? ऑब्जर्व क्यों कम होता है? क्योंकि जो चार्ज होता है मॉलिक्यूल पे एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है। डीबाय ने इसको इस रेशो को नाम दिया परसेंट आयोनिक कैरेक्टर का, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर पे मुश्तमिल है, या एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड का कितना परसेंट मौजूद है। इट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेट। तो डाइपोल मोमेंट का एक एप्लीकेशन ये। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू फाइंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। which is the prime function of dipole moment, net molecular polarity मालूम करवाना। Consider a question. Which one is polar, that is mu is not equal to 0। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 वो learn the trick. This is the trick for finding molecular polarity. ट्रिक सीखे कि आपने मॉलिक्यूलर पोलैरिटी कैसे मालूम करवानी है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन ना लिखो, जरूरी नहीं है पेपर में ये ऑप्शन हो। ट्रिक सीखो कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए जाएं तो आप उसे हल कर सको।
अगर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक यानी दो एटम पे मुश्तमिल हैं और डिफरेंट हैं, जैसे HCl एक डाई एटॉमिक, राइट, और दो एटम पे मुश्तमिल हैं और दोनों एटम मुख्तलिफ हैं, वन इज हाइड्रोजन अदर इज, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, ये पोलर होगा। मॉलिक्यूल पोली एटॉमिक है, पोली एटॉमिक, अ मॉलिक्यूल इज पोली एटॉमिक two types of atoms. देखो, इज इट पोली एटॉमिक, चार एटम है पोल, और कितने किस्म के हैं, दो, टू टाइप्स ऑफ एटम, लुक फॉर lone pair with central atom. If present, dipole moment non-zero, polar. अप्लाई करें, ये जो मैंने ऊपर मॉलिक्यूल लिखे हैं उस पर ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। ये सारे देखें, ऑल दीज आर पॉली एटॉमिक, सारे पॉली एटॉमिक, और कितने किस्म के एटम से बने, तो आप सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर देखें, बोरॉन नॉन पोलर, CCl4, PCl5 नॉन पोलर, SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो दो डिवाइड हुए, नो लोन पेयर, दो किस्म के एटम हैं और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ दिस इज, व्हाट अबाउट SO2, व्हाट अबाउट SO2, पोलर, व्हाट अबाउट CO2, non-polar, CO2 is non. Polyatomic, more than two types of atom. पोली एटॉमिक और दो से ज्यादा किस्म के एटम, लाइक HNO3, लुक फॉर HNO3, HNO3 पोली एटॉमिक है, कितने किस्म के एटम हैं, 3, H है, N है, O है, पोलर, नो नीड टू लुक फॉर लोन पेयर, मीथानोल CH3OH पोलर, फॉर्मल्डिहाइड CHO पोलर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूल पोली एटॉमिक हो और दो से ज्यादा किस्म के एटम पे मुश्तमिल हो, वो हमेशा बेंजीन, बेंजीन दो किस्म के एटम हैं, सही है, नॉन पोलर, फिनोल पोलर, एनालीन
ये सब के लिए 99.9% मॉलिक्यूल पे ये वाली बात फिट होती है, सिर्फ 0.1% इनके एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर, सिर्फ ये बात ट्रांस आइसोमर पे फिट नहीं होती, बाकी सब के ऊपर फिट होती है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की मदद से हम मॉलिक्यूल के शेप को मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर शेप। इसकी मदद से हम ज्योमेट्रिक आइसोमर पहचानते हैं। ये हुआ 1,2-डाइक्लोरोईथीन, क्या नाम है इसका? 1,2-डाइक्लोरोईथीन। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऐसा, इसका ऐसा, ये दो वेक्टर ट्रांस है। दिस इज ट्रांस 1,2-डाइक्लोर। सिर्फ इस एक केस में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज। सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ बॉन्ड से कैसे अफेक्ट होती हैं? आयनिक बॉन्ड यानी आयोनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में अकर करते हैं। आयनिक कंपाउंड हार्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वजह जॉइंट स्ट्रक्चर। और कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिस्क्रीट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, राइट। आयोनिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्डिंग मतलब आयोनिक में ऐसे भी अट्रैक्शन, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऊपर से भी, कहीं से भी अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्डिंग डायरेक्शनल। ऑर्बिटल मिलते हैं, px will combine with px. Ionic bonding non-directional. Covalent bonding directional means this. ये देखो, ये मेरा px ऑर्बिटल माना मखामा, ये मेरा px, ये इसका px, तो हम में यूं ऐसे ओवरलैपिंग हो। ये इसका px है और मैं 10 लहसुन सेकंड कटकोम खोए ना, ये मेरा py, px py, will there be any overlapping? No. For this reason we say that covalent bond is direct, ionic bond is non-direct. Covalent substances are bad conductor, ionic substances are good conductor, provided they are in which state? Molten state or in the form of solution. उसे पिघलाएं या सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करवाएं तो उससे कोवेलेंट सब्सटेंसेस में सिर्फ एसिड्स, ओनली एसिड, और वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी लाइक HCl। HCl पानी में डालोगे तब उससे करंट पास होगी, अदरवाइज नहीं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सुमरन, gaseous state is the state of matter having indefinite
shape and volume. Why gases have indefinite shape? Listen, constant shape के लिए पोजिशनल ऑर्डर का होना जरूरी है. मॉलिक्यूल्स के बीच दो तरह की टेंडेंसी होती है. जैसे हम में दो तरह की टेंडेंसी होती है, किसी के साथ बैठ के बातचीत करना, गपशप लगाना और उसे एंजॉय करवाना, और दूसरी टेंडेंसी ये किसी को देख के भागने का रास्ता ढूंढना. कमलाट शब्द. तो मॉलिक्यूल भी ऐसे करते हैं, एक दूसरे को देखे दे शेक हैंड विद ईच अदर, या वो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं. वन इज कॉल्ड एसोसिएटिव टेंडेंसी, द अदर इज कॉल्ड एस्केपिंग टेंडेंसी. और ये टेंडेंसी इनकी थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है. इनमें एनर्जी ज्यादा हो तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. अब गैसेस के केस में एस्केपिंग टेंडेंसी ये ज्यादा होती है एसोसिएटिव टेंडेंसी से. थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस से, जो इनको लिक्विड में ये दोनों इक्वल, लिक्विड के अंदर ये दोनों टेंडेंसी इक्वल, और सॉलिड में ये कम ये ज्यादा. तो कांस्टेंट शेप के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में पोजीशनल ऑर्डर हो. पोजीशनल ऑर्डर मींस ये यहां पे बैठी हुई हैं या आप सारे लोग यहां बैठे हो, आप अपनी जगह से उठते नहीं हो. दिस इज कॉल्ड पोजीशनल ऑर्डर. योर पोजीशन इज फिक्स. ये क्लासरूम कल जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही है. ये पंखे, ये छत, ये चेयर, ये बोर्ड, तो इसका कांस्टेंट शेप है. व्हाई इट हैज कांस्टेंट शेप? बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग. अगर ये कुर्सियां जो हैं, द चेयर आर स्टार्ट फ्लाइंग, तो फिर इसकी ये वाली शक्ल नहीं रह सकती. व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कांस्टेंट शेप? नेसेसरी कंडीशन फॉर फिक्स्ड और कांस्टेंट शेप पोजिशनल. मॉलिक्यूल ने अपनी जगह को छोड़ना नहीं है. मॉलिक्यूल अपनी जगहों पे बैठे रहे. लिक्विड में ऐसा नहीं होता. सो नो कांस्टेंट शेप. लिक्विड में भी ऐसा नहीं हो. कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल के बीच फासले ना हो, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो. गैसेस में ये भी नहीं है, क्योंकि गैसेस में एस्केपिंग टेंडेंसी एसोसिएटिव टेंडेंसी से ज्यादा. तो न पोजिशनल ऑर्डर है और पार्टिकल के बीच ढेर सारी खाली जगह, विच गिव राइज टू इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ गैस, देयर इज अ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स called kinetic molecular theory. गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करवाने के लिए तीन साइंटिस्ट ने मिलके, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड बर्नौली, ये तीन साइंटिस्ट, इन्होंने मिलके पोस्टुलेट्स का एक सेट तैयार किया, जिसे कलेक्टिवली कहा जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. ये पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? गैस के पार्टिकल्स. गैस के पार्टिकल्स को किस नाम से पुकारोगे? क्वेश्चन में आपसे यूं पूछ सकते हैं, अ गैस इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल.
गैस के पार्टिकल्स को सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स कहोगे। उसके बाद इन मॉलिक्यूल्स का बर्ताव बताओगे कि ये मॉलिक्यूल करते क्या हैं। ये एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके बीच खाली जगह होती है। इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है वो बहुत ज्यादा कम कंपेयर टू एम्प्टी स्पेसेस और वेकेंट स्पेसेस। Hence, volume of gas molecule can be negligible. देखो दो वॉल्यूम, वन इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड अदर इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। क्या दोनों में कोई फर्क है? टेल मी। वॉल्यूम ऑफ गैस, गुड, ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस और सिर्फ ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ गैस में ये खाली जगह भी इंक्लूड होती है और मॉलिक्यूल भी, जबकि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल में कौन सी चीज इंक्लूड होती है? सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में फर्क है। किसकी वैल्यू ज्यादा? Volume of gas. Suppose we are gas molecules. We are gas molecules. And this classroom is container. तो इस पूरे क्लासरूम के वॉल्यूम को कहोगे वॉल्यूम ऑफ गैस और हमारे वॉल्यूम को कहोगे वॉल्यूम ऑफ मान। तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम, hence we ignore this. नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है, गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन, वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और कंटेनर के साथ, और इनका ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन किन को कहते हैं? जिसमें न एनर्जी गेन हो न लॉस। वन थिंग शुड बी रिमेंबर्ड, कोलिजन, लिसन, कि गैस मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे को हिट कर सकते हैं? नेवर, नेवर। अगर ऐसे हिट, अगर वो एक दूसरे के बॉडीज को टच करेंगे तो फिर तो एनर्जी लॉस और गेन हो। तो फिर कोलिजन से क्या मुराद है? देखो, मैं गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल, मैं यूं जा रहा हूं, मैंने दूर से इसे देखा, आगे तो मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। इस हालत को कहते हैं कोलिजन। गैस मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक दूसरे को देख के एक दूसरे से मुंह मोड़ ले, जिस लम्हे पे वो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड कोलिजन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डू नॉट टच ईच अदर्स बॉडी, दैट्स व्हाई कोलिजन अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन। फिर कहता है एक गैस का प्रेशर होगा ड्यू टू कोलिजन्स विद ईच अदर और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ओनली विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच किसी किस्म के फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। वो न एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, न एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नो फोर्सेस एग्जिस्ट अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स। एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, और काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है? 3/2 RT joule per mole. How much is the energy associated with gas molecule? The kinetic potential energy तो होती नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो तो कितनी होती है? 3/2 RT जाउल पर मोल। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें,
रूम टेम्परेचर पे सिर्फ इस टी की वैल्यू चेंज कर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन के लिए आएगी वही काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब के लिए उतनी काइनेटिक एनर्जी आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, मुख्तलिफ गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये सेम होगी प्रोवाइडेड गैसेस टेम्परेचर सेम हो। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल? 3/2 RT। तो क्या यहाँ पे नेचर का जिक्र है? नो। किसका जिक्र है? टेम्परेचर का। तो मतलब इसका ये हुआ कि मुख्तलिफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पे सेम। एंड लास्टली ग्रेविटी का गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाल तो ग्रेविटी का असर है, बिल्कुल है। अगर ग्रेविटी का असर नहीं होता तो गैसेस हल्की होती हैं, कहाँ जाएगी? ऊपर, और वैक्यूम यहाँ पे होता। इट इज द ग्रेविटी जिसने इन गैस मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, लेकिन सिर्फ बिठा नहीं सकता, गैस मॉलिक्यूल्स को नीचे बिठा नहीं सकता। बाकी ग्रेविटी का असर है गैस मॉलिक्यूल के ऊपर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्करी, also called 760 torr, 1033.6 centimeter water, 14.7 psi pounds per square inch। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। 273 केल्विन, 0 डिग्री C, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिहाज से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी? 1 मोल। क्वांटिटी के लिहाज से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी?